Good morning, dear students. Today we are going to study about the chemical reactions of alcohols, right? तो हम लोग आज पढ़ेंगे the chemical reactions of alcohols. Alcohols जो होते हैं वो किन किन के साथ में रिएक्शन करते हैं हमें वो देखना है. तो आप देखोगे alcohols are versatile compound. ये क्या है? Versatile compound है. They react both as nucleophiles and as electrophiles. जो अल्कोहल होते हैं उनके अंदर क्या होता है OH बॉन्ड होता है, राइट, और वो क्या करता है न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों के ही तरह वर्क करता है. ठीक है. द बॉन्ड बिटवीन OH इज ब्रोकन व्हेन अल्कोहल्स रिएक्ट एज न्यूक्लियोफाइल्स. आपको ये चीज याद रखनी है कि जब OH बॉन्ड ब्रेक होता है, राइट, क्या होता है जब OH बॉन्ड ब्रेक होता है अल्कोहल का तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है. किसकी तरह बिहेव करता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है. And the bond between CO is broken when they react as electrophile. और जब CO बॉन्ड ब्रेक होता है तो वो किसकी तरह बिहेव करता है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है. समझ में आया? तो आप देखोगे कि जिससे क्या होता है ROH. ठीक है, ये अल्कोहल है. अगर ये OH का बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है, यानी कि H प्लस के फॉर्म में अलग होगा और RO माइनस के फॉर्म में अलग होगा, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा. क्यों करेगा? क्योंकि आप देखोगे H है वो किसके फॉर्म में निकलेगा? प्लस के फॉर्म में निकलेगा और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, राइट. तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा. ठीक है. और जब ROH में से RO बॉन्ड ब्रेक करेगा यानी कि CO बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा. क्योंकि आप देखोगे OH माइनस के फॉर्म में अलग हो जाएगा और R के ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा, राइट. तो इस तरीके से यहाँ पर अभी किसकी तरह बिहेव करेगा? एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा. ठीक है. तो आप देखोगे कि अल्कोहल एज न्यूक्लियोफाइल्स, जब अल्कोहल एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है तो वो किस तरीके से करता है आपको देखना है. तो आप देखोगे बच्चों कि ROH, राइट, रिएक्ट करता है विद कार्बोकैटायन. एक कार्बोकैटायन के साथ में रिएक्ट करता है और यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? लॉन पेयर्स प्रेजेंट है. क्या प्रेजेंट है? लॉन पेयर्स प्रेजेंट है, राइट. और ये जो लॉन पेयर्स प्रेजेंट है वो कहाँ जाएगा? कार्बोकैटायन के ऊपर. ठीक है. और ये कार्बोकैटायन इसके साथ में ऐड हो जाएगा और क्या बना लेगा? ROC. और यहाँ से ये हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ आप देखोगे कि ऑक्सीजन क्या है? अटैकिंग ग्रुप है. क्या है? ऑक्सीजन अटैकिंग ग्रुप है. तो और इसके ऊपर क्या है? लॉन पेयर्स प्रेजेंट है. तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, राइट. तो आप इसको उतारिए आगे. नेक्स्ट इसके बाद आप देखोगे कि प्रोटोनेटेड अल्कोहल्स एज इलेक्ट्रोफाइल्स. जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा. ठीक है. अभी आपने जैसे आपको देखा था कि ROH बिहेव्स एज ए न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, जब ऑक्सीजन अटैकिंग ग्रुप की तरह काम करता है. लेकिन अगर RCH2OH यानी कि अल्कोहल पर प्रोटोनेशन करवाया जाए, प्रोटोनेशन का मतलब H प्लस आयन इस पर क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है. ठीक है. और ये क्या बना लेता है? RCH2OH2 प्लस. ठीक है. ये क्या हो गया? प्रोटोनेटेड अल्कोहल. क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ? एक प्रोटोन ऐड हो गया यानी कि H प्लस ऐड हो गया, राइट. तो ये क्या है? प्रोटोनेटेड अल्कोहल. और इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल पर जब हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे तो आप देखोगे कि यहाँ से ये H2 के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा. इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और Br माइनस इस कार्बन पर अटैक करेगा. ठीक है. तो आप देखोगे कि Br इस कार्बन के साथ में जुड़ जाता है. समझ में आया? तो अब यहाँ पर ये कार्बन किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है. तो आप देखोगे कि जब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है तब तो उसमें से हाइड्रोजन रिमूव होता है यानी कि OH बॉन्ड ब्रेक होता है. कौन सा ब्रेक बॉन्ड होता है? ये जो है OH बॉन्ड ब्रेक होता है. और जब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है तो क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो ये OH बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा.
ठीक है, यानी कि ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, राइट। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है बच्चों कि जब O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, यानी कि जो ऑक्सीजन है उस पर जो लॉन पेयर्स प्रेजेंट है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे और किसी इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेंगे, राइट। और जब अल्कोहल में प्रोटोनेशन करवाया जाता है यानी कि H+ आयन जुड़ जाता है तो इस कंडीशन में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, ठीक है। और जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा तो OH H2O के साथ बाहर निकल जाएगा, H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, राइट। और हमारे पास में क्या बचेगा, कार्बन प्रोटॉन के रूप में बचेगा। और कार्बन प्रोटॉन के रूप में होगा तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। समझ में आया आप लोगों को? तो इस तरीके से यहाँ पर ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। और इस पर जो अटैकिंग ग्रुप होगा वो कौन होगा, एक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो इस तरीके से Br- इस पर अटैक करेगा और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, BrCH2 RCH2Br, राइट। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पर एक एल्किल हैलाइड मिल जाता है, राइट। इसके बाद में हम बच्चों देखते हो कि रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। तो जब OH बॉन्ड ब्रेक होता है तो कौन कौन सी रिएक्शंस होती है, हमें ये सब देखना है। और आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब OH बॉन्ड ब्रेक होता है तो अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करता है, ठीक। तो अब देखोगे फर्स्ट एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। तो OH बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से हमें क्या देखने को मिलती है, अल्कोहल्स में एसिडिटी देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि जब OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो H+ आयन फॉर्म में वो रिमूव होगा और क्योंकि वो H+ आयन रिमूव करता है तो सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, H+ कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, राइट। और जब H+ कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है किसी सॉल्यूशन के अंदर तो उसकी प्रॉपर्टी कैसी हो जाती है, एसिडिक प्रॉपर्टी हो जाती है, राइट। तो आपने क्या समझा कि जब OH बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है, तो हम क्या होता है सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है और H+ आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, एसिडिक होगा, राइट। तो क्या होता है, देखो रिएक्शन विद मेटल्स, सबसे पहले अगर हम रिएक्शन करवाते हैं विद मेटल्स, अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स सच एज सोडियम, पोटेशियम एंड एल्यूमिनियम टू यील्ड करस्पॉन्डिंग अल्कोक्साइड और फिनॉक्साइड्स एंड हाइड्रोजन। तो अल्कोहल्स और फिनॉल्स की रिएक्शन जब मेटल के साथ में करवाते हैं तो क्या होता है, हमें अल्कोक्साइड मिलता है और हाइड्रोजन मिलता है, राइट। हाइड्रोजन है वो H+ फॉर्म में अलग होगा और क्या बना लेगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी रिएक्शन होगी। आप देखोगे नेक्स्ट रिएक्शन के अंदर किस तरीके से हमारी रिएक्शन होने वाली है। तो आप देखोगे कि ये क्या है, ROH। ROH का मतलब क्या हुआ, अल्कोहल। तो अल्कोहल व्हेन रिएक्ट विद सोडियम, सोडियम इज अ मेटल, राइट। तो 2Na के साथ में रिएक्ट करता है ROH और क्या बना लेता है, सोडियम एल्कोक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है, सोडियम एल्कोक्साइड और H2 गैस रिमूव हो जाती है, राइट। पप के साथ आवाज निकलती है जब H2 गैस रिलीज होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि अल्कोहल when react with sodium then OH bond is break, right। OH bond break होता है और सोडियम अटैच विद ऑक्सीजन, ठीक है। सोडियम क्या होता है, Na+ और ऑक्सीजन यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, राइट। क्योंकि H+ आयन फॉर्म में अलग होगा और ऑक्सीजन पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और सोडियम इस पर अटैच होगा और क्या बना लेगा, RONA यानी कि सोडियम एल्कोक्साइड। इसी तरीके से आप देखते हो कि अगर टर्सरी अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम एल्यूमिनियम के साथ में करवाते हैं तो क्योंकि Al क्या बनाता है, 3+ आयन बनाता है, Al3+ आयन बनाता है, राइट। तो इसीलिए हम इसके 2 मोल्स और इसके 6 मोल्स कम मिलेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड मिलेगा हमें।
क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड मिलेगा, राइट। और 3H2 के फॉर्म में हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इसी तरीके से जब फिनॉल की रिएक्शन हम करवाएंगे सोडियम के साथ में यानी कि मेटल के साथ में, तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम फिनॉक्साइड आयन मिलेगा। यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा, OH बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आ जाएगा और ये क्या इसकी तरह बिहेव करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। और ये जो सोडियम है वो सोडियम ऑक्सीजन के साथ में अटैच होगा और क्या बना लेगा, सोडियम फिनॉक्साइड आयन बना लेगा, राइट। इस तरीके से आप देखोगे ये सोडियम फिनॉक्साइड बना लेता है और यहाँ पर क्या होता है, H2 गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाती है, राइट। ठीक है, तो आप इन रिएक्शंस को अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, राइट। आगे चलेंगे हम नेक्स्ट। तो बच्चों आपने मैंने देखा कि एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स और एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स डिपेंड करती है किस चीज पर, OH बॉन्ड ब्रेकिंग पर, राइट। OH बॉन्ड ब्रेक होगा, H+ आयन रिमूव होगा और वो सॉल्यूशन का क्या कर देगा, एसिडिक बना देगा। तो इस तरीके से क्या होती है, एसिडिटी इंक्रीज होती है। तो अगर हम देखते हैं एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स, तो आप देखोगे द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल्स इज ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड। किसकी वजह से है एसिडिक नेचर, पोलर नेचर की वजह से है, ठीक है। तो क्या होता है, एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लाइक CH3 C2H5 increases electron density on oxygen tending to decrease the polarity of OH bond, राइट। मतलब क्या होता है कि जब कभी भी अल्कोहल के साथ में कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन से होते हैं, जो कि प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। प्लस आई इफेक्ट कौन शो करता है, लाइक मिथाइल, इथाइल, राइट। तो क्या होता है कि मिथाइल, इथाइल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह बिहेव करते हैं यानी कि प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जब प्रोवाइड करवाएंगे तो आप क्या देखोगे कि जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पे R, ये इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा रहा है और जब ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा रहा है तो ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये क्या कर देता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देता है। समझ में आया, इससे क्या कर देता है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देता है। क्यों, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से मिलेंगे तो ये ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से इनके अंदर जो पोलैरिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और पोलैरिटी कम हो जाएगी तो पोलैरिटी कम होने की वजह से वो कम न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और फिर क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि वो इजीली हाइड्रोजन को रिमूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्या होता है कि जब एक्चुअल में आप देखते हो कि जब CH2OH होता है तो क्या होता है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे करके ये H+ फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और इस पर क्या आ जाएगा, लोन पेयर आ जाएगा। समझ में आया। लेकिन अगर उससे कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है यानी कि उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो अगर आप देखते हो कि यहाँ पर अगर R की संख्या इंक्रीज होती जाती है, ठीक है, और यहाँ से हाइड्रोजन हटता जाता है, तो इस कंडीशन में आप देखोगे कि इस कार्बन को देने वाले इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप्स बढ़ गए और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स बढ़ गए, तो यहाँ से ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड हो जाएगा और जब ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रोवाइड हो जाएगा तो वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स क्यों लेगा। समझ में आया, हाइड्रोजन से वो इलेक्ट्रॉन्स क्यों लेगा, और जब अगर वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा तो इस कंडीशन में ये हाइड्रोजन रिमूव नहीं हो पाएगा, राइट। और हाइड्रोजन रिमूव नहीं हो पाएगा तो एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आया बच्चों आपको कि एसिडिटी किस चीज पर बेस्ड है, माइनस आई इफेक्ट पर। यानी कि अगर OH ग्रुप के साथ में कोई नेगेटिव यानी कि माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है तो एसिडिटी इंक्रीज होगी। समझ में आया। इफ माइनस आई इफेक्ट ग्रुप इज एडेड देन द एसिडिटी इंक्रीजेस, राइट।
क्यों? क्योंकि माइनस आई इफेक्ट वाला क्या करेगा ग्रुप, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा। इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा तो इस ऑक्सीजन को कंप्लीट इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाएंगे। इस कंडीशन में क्या होगा, वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। और जब हाइड्रोजन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो हाइड्रोजन इजीली H+ फॉर्म में क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और जब हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आया? तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप अगर ऐड होता है तो उस कंडीशन में एसिडिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है। और जब माइनस आई इफेक्ट वाला कोई ग्रुप ऐड होता है तो उस कंडीशन में एसिडिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, राइट। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं आगे। आप इसको पॉज कीजिएगा और अपने नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में alcohols however weaker acid than water, this can be illustrated by the reaction of water with an alkoxide। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे ये क्या है, एल्कोक्साइड आयन है RO माइनस, ठीक है। ये जब वाटर के साथ में रिएक्ट करता है HOH वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो उस कंडीशन में ये जो एल्कोक्साइड है उसकी टेंडेंसी होती है हाइड्रोजन आयन लेने की, राइट। और ये हाइड्रोजन आयन ले यहाँ पर क्या मिलेगा, ROH और हमें क्या मिलेगा, OH माइनस, ठीक है। इस कंडीशन में आप देखते हो कि इस ऑक्सीजन के पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। RO एक क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है और वो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने की टेंडेंसी होती है वो क्या किसकी तरह बिहेव करता है, एक बेस की तरह बिहेव करता है, राइट। तो आप देखोगे यहाँ पे कि ये जो RO है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एक बेस की तरह बिहेव करेगा। और H2O क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है, H+ आयन दे रहा है, इसलिए यहाँ पर किसकी तरह बिहेव करेगा, एक एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोटॉन एक्सेप्टर इज अ बेस एंड प्रोटॉन डोनर इज अ एसिड, राइट। तो प्रोटॉन जो एक्सेप्ट करने वाला है वो तो बेस की तरह बिहेव करेगा और जो प्रोटॉन डोनेट करने वाला है वो एक एसिड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप देखोगे कि यहाँ पर RO यानी कि RO एक प्रोटॉन एक्सेप्टर का बिहेव कर रहा है तो इसलिए ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है। और H2O एक प्रोटॉन डोनर का काम कर रहा है तो वो यहाँ पर क्या कर रहा है, एक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर ये बना लेगा कॉन्जुगेट एसिड और ये क्या बना लेगा, कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। इसके बाद में दिस रिएक्शन शोज दैट वाटर इज अ बेटर प्रोटॉन डोनर, इसलिए ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा क्योंकि वाटर यहाँ पर क्या कर रहा है, एक बेटर प्रोटॉन डोनर का काम कर रहा है, इसलिए ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। Also in the above reaction we note that an alkoxide ion is a better proton acceptor। alkoxide क्या कर रहा है, यहाँ पे एक बेटा प्रोटॉन एक्सेप्टर का काम कर रहा है। Then hydroxide ion which suggests that alkoxide are stronger bases and stronger base than sodium hydroxide, right। तो sodium ethoxide is more stronger base than सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि NaOH से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, सोडियम इथॉक्साइड, राइट। यानी कि RONA इज अ मोर बेस, स्ट्रॉन्गर बेस क्योंकि उसको R ग्रुप मिला हुआ है। R ग्रुप यहाँ पर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है, राइट। ठीक है बच्चों, आपको ये चीज सारी समझ में आ गई होगी। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं। एसिडिटी ऑफ फिनोल्स, ठीक है। हमें एक चीज ध्यान रखनी है अच्छे से, एसिडिटी डिपेंड्स ऑन द रिमूविंग ऑफ H+ आयंस, राइट। तो जो H+ आयन इजीली रिमूव कर देता है वो भी क्या होता है, मोर एसिडिक होता है, राइट। तो आप देखोगे यहाँ पे द रिएक्शन ऑफ फिनोल्स विद मेटल्स लाइक सोडियम, एल्यूमिनियम एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इंडिकेट्स इट्स एसिडिक नेचर।
यानी कि जो फिनॉल्स हैं वो भी किससे रिएक्ट करते हैं, सोडियम से रिएक्ट करते हैं, पोटेशियम से रिएक्ट करते हैं, राइट, यानी कि मेटल्स के साथ में रिएक्ट करते हैं, तो एल्यूमिनियम के साथ में रिएक्ट करते हैं। तो ये क्या है, एसिडिक बिहेवियर को शो करता है। द हाइड्रोक्साइल ग्रुप इन फिनॉल्स इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग व्हिच एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, तो जो इसके अंदर OH ग्रुप है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग के साथ में जुड़ा हुआ है, और बेंजीन रिंग के साथ में वो किस कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है, जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, राइट। जैसे कि आप देखते हो कि ये क्या है, फिनॉल है, राइट, ये क्या है, फिनॉल है। तो फिनॉल यानी कि ये जो OH ग्रुप है वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और आप देख रहे हो कि ये कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है, और डबल बॉन्ड है तो ये क्या हुआ, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हुआ, 2 सिग्मा बॉन्ड है, there is 3 sigma bond and 1 pi bond, so it is sp2 hybridized, right। तो ये क्या हुआ, sp2 hybridized है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो बेंजीन रिंग है वो क्या करती है, एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का काम करती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का काम करती है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो बेंजीन रिंग है उसमें क्या बनती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है। तो आप बच्चों जानते ही हो कि जो ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर्स प्रेजेंट है वो लॉन पेयर्स कहाँ चले जाते हैं, बेंजीन रिंग के अंदर चले जाते हैं, और बेंजीन रिंग क्या करती है, उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेती है, और उसके अंदर क्या होते रहते हैं, वो डीलोकेलाइज होते रहते हैं, राइट। तो वो जब डीलोकेलाइजेशन होता रहता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाती है ऑक्सीजन के पास में, और ऑक्सीजन के पास में जब इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाती है तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा और हाइड्रोजन से H+ के फॉर्म में क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, राइट। तो क्या होता है, ड्यू टू दिस द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन फिनॉल मॉलिक्यूल्स एज डिपिक्टेड इन द रेजोनेंस स्ट्रक्चर causes the oxygen of OH group to be positive, right। तो क्योंकि जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ चले जाते हैं, रिंग के अंदर चले जाते हैं, उनमें डीलोकेलाइजेशन होता है, जिस वजह से क्या होता है कि O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, तो आप देखते हो यहाँ पे कि किस तरीके से डीलोकेलाइजेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, यानी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं। तो ये है फिनॉल, और फिनॉल के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करेंगे अंदर की तरफ, और यहाँ से ये बॉन्ड मूव करेगा इस कार्बन के ऊपर। तो आप देखोगे इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, राइट। और उसके बाद में आप देखोगे कि ये इलेक्ट्रॉनों का डीलोकेलाइजेशन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होता है, और इस तरीके से ये मूवमेंट करते रहते हैं और डीलोकेलाइजेशन होता है, और फिर वापस से ये इस पोजीशन में आ जाता है, ठीक है। तो बच्चों आपने देखा कि जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, रिंग के अंदर चले जाते हैं, और इस पोजीशन में ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉनों की क्या आ जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, और इसीलिए उसमें से H+ आयन फॉर्म में इजीली वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। और यही रीजन है कि फिनॉल्स की एसिडिटी अल्कोहल से ज्यादा होती है, राइट। तो आप देखोगे द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड इंडिकेट्स दैट फिनॉल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल्स एंड वाटर्स। तो आप लोगों ने अभी देखा कि किस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है अल्कोहल फिनॉल्स के अंदर, और इसी वजह से जब आप देखोगे कि फिनॉल की रिएक्शन जब हम NaOH के साथ में करवाते हैं तो फिनॉल किसकी तरह बिहेव करता है, मोर एसिडिक की तरह बिहेव करता है, राइट। तो क्या होता है वो, मोर यानी कि स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, मोर देन अल्कोहल एंड वाटर। द आयोनाइजेशन ऑफ एन अल्कोहल एंड फिनॉल टेक्स प्लेस एज फॉलोअर्स। आप देखोगे कि जब ROH चलता है उसके अंदर से H+ आयन रिमूव होता है तो क्या बनता है, RO- यानी कि एल्कोक्साइड आयन बनता है, और जब फिनॉल में से रिमूव होता है तो क्या बनता है, फिनॉक्साइड आयन बनता है, राइट। तो आप देखोगे कि अल्कोहल में से जब H रिमूव हुआ
तो क्या मिला, एल्कोक्साइड आयन, और जब फिनॉल में से H+ आयन रिमूव हुआ तो क्या मिला, फिनॉक्साइड आयन, राइट। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से H+ आयन रिमूव होता है और उनके एल्कोक्साइड एंड फिनॉक्साइड आयन बनते हैं, ठीक है। और फिनॉक्साइड आयन के अंदर क्योंकि बेंजीन रिंग जुड़ी हुई होती है इसलिए उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइज होते रहते हैं, और इसी डिलोकेलाइजेशन की वजह से जो फिनॉल्स की एसिडिटी है वो अल्कोहल से ज़्यादा होती है, राइट। तो अब देखोगे कि इन सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सच एज नाइट्रो ग्रुप एनहांस द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल्स। मतलब समझ में आया कि जब किसी फिनॉल के साथ में कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो, ठीक है, यानी कि जैसे कि नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, साइनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उनकी पोजीशन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करने की टेंडेंसी होती है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी होने की वजह से जो फिनॉल है वो क्या होगा, मोर एसिडिक हो जाएगा, राइट। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, कभी भी हमेशा ये याद रखना है कि जब कभी भी किसी ग्रुप के साथ में, अल्कोहल वाले ग्रुप के साथ में कोई नेगेटिव यानी कि -I इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा हुआ हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो वो हमेशा उसकी क्या करेगा, एसिडिटी को इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो दिस इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड व्हेन such a group is present at ortho and para position. It is due to the effective delocalization of negative charge in phenoxide ion. तो आप लोगों ने देखा होगा जब फिनॉक्साइड आयन के अंदर हमने रेजोनेंस किया, यानी जब आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई, तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आता है, राइट। और ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आने की वजह से अगर NO2 ग्रुप उस पर जुड़ा हुआ है, ठीक है, यानी कि बेंजीन रिंग है और इस पर ये OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, राइट। इस कंडीशन में अगर ऑर्थो पोजीशन पर NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ हो और या फिर पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ हो, ठीक है, तो ये जो पोजीशन है वो क्या है, मोर सुटेबल है, ठीक है। मेटा पोजीशन की बजाय ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर अगर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो कंपाउंड की एसिडिटी को और ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। समझ में आया? तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, इट इज मोर इफेक्टिव डिलोकेलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इन फिनॉक्साइड आयन। तो क्योंकि जब ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो वो एसिडिटी को एनहेंस कर देता है और नेगेटिव जो चार्ज जिसका डिलोकेलाइजेशन होता है वो मोर इफेक्टिव होता है, ठीक है। इसके बाद में है कि ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप सच एज एल्काइल ग्रुप इन जनरल डू नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन रिजल्टिंग इन डिक्रीजिंग इन एसिडिक स्ट्रेंथ। इसकी बजाय अगर फिनॉक्साइड यानी कि फिनॉल के अंदर मिथाइल ग्रुप यानी कि एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, राइट, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो वो क्या करेगा, उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाएगा तो इस कंडीशन में वो फिनॉक्साइड आयन के फॉर्मेशन को क्या करेगा, लूज करेगा, यानी कि उसको कम कर देगा। इसी वजह से वो क्या करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देंगे। समझ में आया? आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब कभी भी -I इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर तो वो फिनॉल की एसिडिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, और अगर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है यानी कि एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो क्या करेंगे, उसकी एसिडिटी को डिक्रीज कर देंगे, राइट। तो क्रिसॉल फॉर एग्जांपल आर लेस एसिडिक देन फिनॉल। तो क्रिसॉल आप जानते हो क्या होता है, व्हेन बेंजीन रिंग OH, ये फिनॉल है, फिनॉल पर अगर साथ में CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है इट इज कॉल्ड क्रिसॉल, ठीक है। तो ये जो क्रिसॉल है यानी कि मिथाइल ग्रुप इसके अंदर ऐड है, तो ये मिथाइल ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाएगा और इसी वजह से ये इसकी जो एसिडिटी है उसको क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा, राइट। ठीक है।
इसके बाद में आती है कुछ पीके वैल्यूज ऑफ सम फिनॉल्स एंड इथेनॉल्स, राइट। तो बच्चों आपको ये याद रखना है कि एग्जाम के बेसिस पर, एग्जाम के पर्पज से एसिडिक ऑर्डर पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जब आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो उसके अंदर अल्कोहल्स की एंड फिनॉल्स की एसिडिटी काफ़ी पूछी जाती है, उनका एसिडिक ऑर्डर पूछा जाता है। और आप देखोगे कि जब फिनॉल्स के अंदर या तो अल्काइल ग्रुप्स ऐड करे जाते हैं या फिर माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप्स ऐड किए जाते हैं, जैसे कि COOH ग्रुप ऐड कर दिया, NO2 ग्रुप ऐड कर दिया, और फिर उनके बाद में उनसे इनके जो एसिडिक रिलेशंस हैं यानी कि एसिडिक जो ऑर्डर है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये एसिडिक स्ट्रेंथ वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझना है, उसको ढंग से समझना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक। तो आप देखोगे कि कई बार क्वेश्चन pKa वैल्यूज के बेसिस पर भी पूछा जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब pKa वैल्यूज के बेसिस पर पूछा जाता है तो आपको ये याद रखना है कि द एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa, ठीक है। तो आप देखोगे, आप ये लिख सकते हो कि एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa, राइट। आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा कि एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka एंड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pKa, राइट। तो क्या होता है कि Ka की जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर Ka की वैल्यूज दी हुई हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि when Ka increases then acidity increases, राइट। तो क्या होगा, एसिडिटी भी इंक्रीज होगी। लेकिन अगर pKa वैल्यूज की वैल्यूज दी हुई हो, pKa की वैल्यूज दी हुई हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब अगर pKa वैल्यू बढ़ रही है तो एसिडिटी डिक्रीज होगी, राइट, क्योंकि ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब pKa की वैल्यू बढ़ेगी तो एसिडिटी डिक्रीज होगी, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि pKa increases then acidity decreases, राइट। समझ में आया। तो when pKa increases then acidity decreases। इसके बाद में आपको देखो, जैसे ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, ठीक है, यानी कि ऑर्थो पोजीशन पर क्या प्रेजेंट है, नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, जो कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इसी वजह से इसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी, राइट। आप देख रहे हो इसकी क्या है, 7.2, यानी कि कम है, ठीक है। pKa जिसका कम, एसिडिटी उसकी ज़्यादा, ठीक है। तो मेटानाइट्रोफिनॉल की 8.3 है, पैरानाइट्रोफिनॉल की 7.1 है, यानी कि मोर एसिडिक कौन है यहाँ पर, 7.1। जिसकी pKa वैल्यू कम है वो मोर एसिडिक है, ठीक है। तो यहाँ पर 7.1 यानी कि पैरानाइट्रोफिनॉल की pKa वैल्यू कम है, इसलिए ये मोर एसिडिक होगा देन मेटानाइट्रोफिनॉल, ठीक है। और इसके बाद में कौन स्ट्रॉन्ग है, 7.2 यानी कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, उसके बाद में है मेटानाइट्रोफिनॉल। समझ में आया। तो पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड देन लेस एसिडिक इज विच, मेटानाइट्रोफिनॉल, राइट। इसी तरीके से आप देखोगे फिनॉल pKa वैल्यू इंक्रीज हो गई तो यानी कि इसकी एसिडिटी डिक्रीज हो गई। ऑर्थोक्रिसॉल यानी कि CH3 ग्रुप ऐड हो गया, CH3 ग्रुप ऐड होने का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऐड हो गया, और जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऐड हो जाता है तो वो एसिडिटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो आप देखोगे इसका pKa वैल्यू इंक्रीज हो गया, यानी एसिडिटी क्या हो गई, इसकी डिक्रीज हो गई। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है बच्चों कि जब pKa की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो एसिडिटी डिक्रीज हो रही है, राइट। तो जैसे जैसे pKa की वैल्यू जिसके अंदर ज्यादा होगी उसकी एसिडिटी उतनी ही कम होगी, ठीक। तो बच्चों आप लोगों के लिए क्या
कि आप लोगों ने जितना अब तक पढ़ लिया एसिडिटी वाला नेचर, एसिडिक नेचर, तो आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देंगे। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। तो आपको क्या करना है, इनको अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। तो आपको ध्यान रखना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखने के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एडेड then acidity increases, and when the electron donating group added then acidic strength is decreases, right? तो इस तरीके से आपको ये जो कंपाउंड्स दिए हुए हैं आपको पहले इनका फॉर्मूला बनाना है सबका, उसके बाद में आपको इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, राइट? तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा द एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। तो यू हैव टू स्टडी देम एंड कीप लर्निंग।